हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे सेमीकंडक्टर्स चैप्टर के जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा नीट के अंदर जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है उन सबको कवर करेंगे। पहले मैंने सारा चैप्टर बोर्ड्स के अकॉर्डिंग पिछले वीडियो में कवर कर दिया, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलईडी के बारे में। एलईडी बेसिकली लाइट एमिटिंग डायोड है। डायोड है जो हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था। यानी कि डायोड क्या होता है, बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है यानी करंट को प्रोड्यूस करवाता है। अब हम उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट के अंदर जब कन्वर्ट कर देंगे तो वही आपकी एलईडी करती है। बेसिकली एलईडी जो होती है वो फॉरवर्ड बायस्ड होती है ऑब्वियसली, तभी तो हमें करंट मिल पाएगा। अगर वो रिवर्स बायस्ड होती तो हमें करंट ही बहुत नेग्लिजिबल मिलता। तो फॉरवर्ड बायस्ड है पीएन जंक्शन दैट एमिट्स लाइट, जो पीएन जंक्शन आपको लाइट देगा। लाइट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पी और एन जंक्शन पे जो ज़्यादा होल्स थे वो इधर चले जाएंगे और एन जंक्शन पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो पी जंक्शन पे आ जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा एंड आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। इसी की वजह से आपकी लाइट भी प्रोड्यूस होगी। फॉरवर्ड बायस्ड के अंदर क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है एज फोटोन्स, यानी ये फॉरवर्ड बायस्ड है, ठीक है। और यहाँ पे एनर्जी जो रिलीज होगी वो फोटोन्स के फॉर्म में रिलीज होगी। एनर्जी यहाँ पर जो रिलीज कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन, जब उधर जाएंगे और इधर जाएंगे, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके होल्स की तरफ जब जाएंगे तो आपकी एनर्जी रिलीज होगी एज फोटोन्स। यहाँ पे हम सिलिकॉन को यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि सिलिकॉन जो होता है ना, हाँ हमने सिलिकॉन को यूज़ किया था क्योंकि हमने लोअर लीकेज करंट था। बट इस केस में हम सिलिकॉन को यूज़ क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इस केस के अंदर सिलिकॉन जो है वो हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से आपका जो एलईडी है वो काफ़ी गर्म हो जाएगी। अगर हम इसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें यानी करंट और पोटेंशियल की, तो ये सिमिलर है नॉर्मल डायोड के, पर इसकी हायर थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। यानी जो हमने देखी थी ना थ्रेशोल्ड, वो एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बाद ही वो करंट इंक्रीज होता है ऐसे शार्पली, वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज इसकी हायर होगी, ठीक है। फॉरवर्ड करंट इंक्रीजेज शार्पली आफ्टर थ्रेशोल्ड, जो कि हमने पहले भी देखते हैं नॉर्मली भी। टिपिकल फॉरवर्ड वोल्टेज आपकी रेड एलईडी की होती है 1.8 to 2, ब्लू की होती है 3 to 3.5। की पॉइंट इसमें क्या है, जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी आपका फॉरवर्ड करंट बढ़ेगा। बेसिकली जैसे जैसे मेरा करंट बढ़ेगा, जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा मेरी लाइट की इंटेंसिटी, उतने ज़्यादा फोटोन्स बनेंगे। ऑपरेटेड ओनली इन फॉरवर्ड बायस, क्योंकि रिवर्स में तो करंट ही नहीं बनेगा तो लाइट भी नहीं आएगी। यूज्ड इन डिस्प्लेज और इंडिकेटर्स में से यूज़ करते हैं एलईडी को। दैट्स इट, इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। देन नेक्स्ट है हमारे पास फोटो डायोड। फोटो डायोड बेसिकली क्या करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। जो लाइट एनर्जी रिलीज होएगी उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा फोटो डायोड, ठीक है। फोटो डायोड बेसिकली एक लाइट सेंसिटिव पीएन जंक्शन होता है, जो कि लाइट जैसे ही उसको मिलती है वो उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए जहाँ पे मुझे लाइट को डिटेक्ट करना होता है वहाँ पे मैं उसे यूज़ करती हूँ, ताकि जैसे वो लाइट देखेगा उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मुझे देगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पर लाइट है। इसका मोड ऑफ ऑपरेशन होता है रिवर्स बायस। वो फॉरवर्ड था क्योंकि हमने वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट किया, यहाँ पे हम लाइट को इलेक्ट्रिकल में कर रहे हैं, इसलिए ये जो है आपका वो रिवर्स बायस्ड है। इसमें क्या होगा, बेसिकली आपकी इंसिडेंट लाइट जो होगी उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाएंगे और रिवर्स करंट इंक्रीज होगा। जैसे जैसे इंक्रीज होगी लाइट की इंटेंसिटी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे, उतना ज़्यादा रिवर्स करंट आपका जनरेट हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसकी, इसमें इसके अंदर ना रिवर्स करंट होगा सबसे बड़ी बात, और स्मॉल इन डार्कनेस, यानी जब डार्कनेस होगी तो लाइट कम होगी, लाइट कम होगी इलेक्ट्रॉन होल पेयर कम बनेंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर कम बनेंगे तो रिवर्स करंट भी कम होगा। ये इंक्रीज लीनियरली विद लाइट इंटेंसिटी, जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन होल पेयर बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपका करंट भी बढ़ेगा। कौन सा करंट, रिवर्स करंट। इसके ये बहुत फास्ट रिस्पॉन्स देती है, जैसी लाइट मिलेगी वैसी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई करेगा। लाइट सेंसर्स में यूज़ होता है और ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के अंदर भी ये यूज़ होता है।
लास्ट है आपके पास यहाँ पर सोलर सेल आपको देखने को मिलता है। सोलर सेल बेसिकली क्या होता है ना, सोलर सेल बेसिकली होता है जो कि आपको आउटपुट, सोलर सेल ना जो हम लगाते नहीं है सनलाइट की एनर्जी को यूज़ कर कर आउटपुट देता है आपको डीसी के अंदर, यानी फिक्स्ड डायरेक्शन के अंदर आपको देता है। एक सोलर सेल सोलर की एनर्जी को सन की एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी जो आउटपुट होती है वो डीसी होती है। फोटो डायोड भी लाइट को कन्वर्ट करा था, बट सोलर सेल सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है। देखो, पहला हमने एलईडी पढ़ा जिसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट किया। फिर हमने पढ़ा फोटो डायोड ने क्या किया, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया। अब हम पढ़ रहे हैं सोलर सेल जो कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, इसने ऐसे कन्वर्ट करा। अब इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, हम एक लार्ज एरिया पीएन जंक्शन लेते हैं जिसको हम ऑपरेट करते हैं विदाउट एन एक्सटर्नल बायस। कोई एक्सटर्नल बायस नहीं लगाते हम यहाँ पर, जैसे बाहर नहीं लगाते हम इस तरीके से। इसको हम बेसिकली फोटो वोल्टेइक इफेक्ट से काम करता है ये। यानी कि यहाँ पे बेसिकली क्या होता है ना, लाइट जो है ना वो चार्ज कैरियर्स बना देती है, जैसे कि वहाँ पे बनाया था फोटो डायोड में। लाइट जैसी पड़ेगी वो चार्ज कैरियर्स बना देगी, और जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो सेपरेटली बनेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और उसी की वजह से ही वहाँ पे करंट फ्लो करेगा। इसकी अगर हम आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इसकी मैक्सिमम पावर आउटपुट तब होती है जब मैक्सिमम पावर पॉइंट होता है। मैक्सिमम पावर आउटपुट एट मैक्सिमम पावर पॉइंट, यानी जब ज़्यादा लाइट आएगी तभी ये ज़्यादा पावर आउटपुट देगा। जब ज़्यादा गर्मी होती है उस दिन आपका सोलर सेल ज़्यादा आपको आउटपुट देता है। एफिशिएंसी की बात करें तो कितनी ये इलेक्ट्रिकल दे रहा है और कितनी हम सोलर डाल रहे हैं उसको डिवाइड कर दोगे तो आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी। अगर ये पूरी मान लो पूरी को कन्वर्ट करें तो आपकी एफिशिएंसी 1 आ जाती है। परसेंट में निकालनी है तो इंटू 100 कर दो। ठीक है, देन अगर की पॉइंट्स इसमें क्या आ जाता है, नो एक्सटर्नल पावर सोर्स नीडेड। हमें कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं लगानी पड़ रही है टू गेन द एनर्जी। हमें सिंपल सोलर एनर्जी से ही एनर्जी हमें मिल रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। इसे हम कैलकुलेटर्स के अंदर यूज़ करते हैं, सोलर पैनल्स में यूज़ करते हैं, है ना, सैटेलाइट्स के अंदर भी इसे यूज़ करते हैं। अब आ जाओ जीनर डायोड के ऊपर। जीनर डायोड क्या है, मैंने आपको बताया था ना, जीनर ब्रेकडाउन हो जाता है जब हम बहुत ज़्यादा, यहाँ पर देखो ग्राफ के अंदर था ये रहा, यहाँ पे जब जैसे जैसे हम बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ा देते हैं एक पॉइंट आता है जहाँ पे जीनर ब्रेकडाउन हो जाता है और फिर आपका करंट जो है वो बढ़ जाता है। अब हम यहाँ पर उसी की बात करेंगे। जीनर डायोड के अंदर बेसिकली आपकी जो इनपुट है ना वो फ्लक्चुएटिंग आती है और आउटपुट आपकी कांस्टेंट आती है। तो बीच की एक्स्ट्रा कहाँ गई, यानी कि पता है क्या होता है, मान लो मेरी ऐसे फ्लक्चुएटिंग सी आ रही है, उसने क्या करना है, उस फ्लक्चुएटिंग को कांस्टेंट कर देना है। बट वो कांस्टेंट हाईएस्ट को कांस्टेंट नहीं, इस तरीके से लोएस्ट को कांस्टेंट कर देती है। अब जो मेरी एक्स्ट्रा थी ये इसने कहाँ गई, वो सारी एब्जॉर्ब कर लेता है जीनर डायोड। ठीक है, जब इस तरीके से आपको करना हो ना, इनपुट फ्लक्चुएटिंग और आउटपुट कांस्टेंट हो, तो एक्स्ट्रा जो एब्जॉर्ब करने का काम है वो जीनर डायोड का होता है। एक हेविली डोप्ड पीएन जंक्शन होता है जिसको डिज़ाइन किया गया होता है और ये ऑपरेट करता है रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में। हमने आपको देखा ही ग्राफ में, रिवर्स के लिए ही हम बात कर रहे हैं ना जीनर की। तो जीनर ब्रेकडाउन जो होता है एक फिक्स्ड रिवर्स वोल्टेज पे होता है, जो उसकी जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है, जीनर वोल्टेज होती है। उस टाइम पे वोल्टेज जो होती है ना वो कांस्टेंट होती है। आपने देखा था ना जीनर ब्रेकडाउन पे वोल्टेज कांस्टेंट है पर करंट कितना शार्पली इंक्रीज करता है। अगर हम देखें यहाँ पे शार्प इंक्रीज होता है VZ पे, यानी कि आपकी जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज पे। वोल्टेज अक्रॉस डायोड जो होती है वो कांस्टेंट रहती है बट करंट आपका एकदम से इंक्रीज करता है। ये सिर्फ रिवर्स बायस के अंदर यूज़ होता है और जीनर वोल्टेज जो है वो डोपिंग पर डिपेंड करता है, उसकी कितनी होगी, आपने किस चीज़ के साथ उसकी डोपिंग करी है, यानी कि कितनी आपने इम्प्योरिटी मिलाई है। ब्रेकडाउन वोल्टेज का क्या कॉन्सेप्ट है, जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ना बिल्कुल ऐसे ब्रेक फ्री हो जाते हैं। जब मैं पता है क्या होता है, बेसिकली हम उस जो बैरियर पोटेंशियल हमारा बना था उसको ही ओवरकम कर रहे हैं ना। जब इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हम लगा देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बिल्कुल ब्रेक फ्री हो जाता है और एकदम से करंट आपका बढ़ जाता है उस टाइम पर और वोल्टेज आपकी कॉन्स्टेंट रहती है।
जीनर डायोड को जब हम वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कैसे यूज़ करते हैं, इसका पर्पस क्या है, कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज देती है, इसलिए हम जीनर डायोड को यूज़ करते हैं। डिस्पाइट, अगर मैं मान लो मेरी इनपुट वोल्टेज जो है वो काफ़ी वेरी कर रही है, मेरा लोड जो है वो काफ़ी वेरी कर रहा है, कभी मेरे को 10 वोल्ट चाहिए, कभी मुझे 50 वोल्ट चाहिए, और कभी मेरी आउटपुट जो कभी मेरी इनपुट है वो मेरी कितनी लग रही है, एक्स लग रही है, कभी वाई लग रही है, कभी जेड लग रही है, बट ये हमेशा मुझे एक कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज देगा, इसीलिए हम जीनर ब्रेकडाउन को यूज़ करते हैं। कैसे काम करता है ये, जीनर डायोड को हम कनेक्ट कर देते हैं, जो भी हमारा लोड है जो कि वेरिएशन में आ सकता है और कभी कांस्टेंट भी आ सकता है, उसके साथ हम पैरेलल में इसको कनेक्ट कर देते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और जब आपकी इनपुट वोल्टेज बढ़ती है ना तो जीनर करंट भी बढ़ जाता है। जैसे आपकी इनपुट वोल्टेज बढ़ेगी जीनर करंट भी बढ़ जाएगा, और आपकी जो लोड की यानी जो लोड वोल्टेज होगी वो उतनी आएगी। जैसे मान लो मेरी इनपुट वोल्टेज थोड़ी बढ़ गई तो उतना ही जीनर करंट ने बढ़ जाना, उसको एब्जॉर्ब कर लेना है एक्स्ट्रा वोल्टेज को, पर उसने देनी है आउटपुट लोड को कांस्टेंट देनी है, जो कि आपकी VZ आ जाएगी। ठीक है, कंडीशन क्या है, जो वो आउटपुट वोल्टेज देता है तो उसकी जीनर ब्रेकडाउन की बराबर होती है, यानी जितनी वो जीनर उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है ना, आप उसे एडजस्ट कर सकते हो डोपिंग ज़्यादा कम करके, है ना। जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज जितनी होगी उतना ही मेरी आउटपुट वोल्टेज होगी, उसके ज़्यादा मान लो मेरी इनपुट उससे ज़्यादा आ रही है तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि वो जीनर करंट भी तो बढ़ जाएगा ना। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा है देखो, एलईडी के अंदर क्या हुआ था, हमने फॉरवर्ड बायस था, इलेक्ट्रिकल को लाइट में कन्वर्ट किया, फोटोडायोड में रिवर्स बायस था, लाइट को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया, सोलर सेल में हमने सोलर को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया, डीसी के अंदर आती है इसके अंदर, है ना। जीनर डायोड के अंदर क्या हुआ, रिवर्स के अंदर था, इसमें आउटपुट को कॉन्स्टेंट देने में काम करती है, VZ जो है वो उसका डॉपिंग पर डिपेंड करता है, और VZ ही V आउट होता है, यानी आउटपुट वोल्टेज VZ के बराबर होती है। पैरेलल में हम इसको अटैच करते हैं लोड के साथ, जैसे जैसे V इनपुट इंक्रीज करती है तो आपकी जीनर भी इंक्रीज कर जाती है, V आउट आपका VZ के बराबर ही रहता है, उसे एब्जॉर्ब कर लेता है एक तरीके से करंट को इंक्रीज करके। ठीक है, अब सीरीज रेजिस्टर इज कंपल्सरी टू लिमिट द करंट, अगर मुझे करंट को लिमिट करना है कि एक स्पेसिफिक लिमिट तक ही जाए मेरा करंट, बहुत ज़्यादा भी इंक्रीज ना करे, तो मैं एक सीरीज़ के अंदर रेजिस्टर लगा दूंगी, रेजिस्टर करंट को कम कर देगा। अब आते हैं हम सबसे इम्पॉर्टेंट नीट के अंदर, हर साल ऑलमोस्ट इस पर एक सवाल आपको ज़रूर दिखेगा, किसी किसी साल 2 भी आ जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लॉजिक गेट्स। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी तो जाएगी, कम से कम मैं 10 मिनट तो और लूँगी लॉजिक गेट्स के लिए, बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, लॉजिक गेट्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी थी, लॉजिक गेट्स हमें चाहिए क्यों था, जब डिसीजंस बनाना था। ये जो हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है ना, ये डिसीजंस तो नहीं बनाते हैं ना, ये तो बस जहाँ पे करंट मिल रहा है, जहाँ इलेक्ट्रॉन जाने वहाँ बस चलते जाते हैं। तो जब डिसीजंस बनाने की बात आती है ना, एक तरीके से जो दिमाग है, जो जिस तरीके से कंप्यूटर का CPU है, हमारा ब्रेन है, उस तरीके से सर्किट का लॉजिक गेट होता है। ठीक है, यहाँ पे हम 0 1 बाइनरी लैंग्वेज के अंदर ही देखते हैं, तो 0 का मतलब यहाँ पे ऑफ भी हो सकता है, बंद, फॉल्स भी हो सकता है, या लो पोटेंशियल भी हो सकता है। 1 का मतलब ऑन, ट्रू या हाई पोटेंशियल होता है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर यहाँ तक। अब देखो, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो कि ऑपरेट करते हैं बाइनरी इनपुट्स पे, और हमें एक बाइनरी आउटपुट देते हैं बेस्ड ऑन द लॉजिक, यानी इनको एक बाइनरी इनपुट मिलती है विच इज़ 0 या 1, और ये उसके बेस पे हमें एक आउटपुट देते हैं 0 या 1, बट उनका कोई लॉजिक होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ से 0 या 1 है, जो मन किया वो भेज दो, 0 भेज देता है इस बार मन किया, ऐसा नहीं, उनका हर एक लॉजिक गेट का अपना एक लॉजिक होगा, वो फिक्स है कि वो 0 1 पे क्या भेजेगा, 0 0 पे क्या भेजेगा। तो अब हम वो लॉजिक को ही समझना है हमने। पहला गेट है हमारे पास और गेट, और गेट आपका कुछ इस तरीके से दिखता है, ऐसा सा दिखेगा, A B आपकी यहाँ पे इनपुट होती है, Y आपका आउटपुट होता है। इसका पता है लॉजिक क्या है, अगर आउटपुट इज 1 इफ एनी आउटपुट इज 1, यानी अगर इन दोनों में से एक भी 1 है ना तो आउटपुट 1 है मेरी। ठीक है, बेसिकली आपका बूलियन एक्सप्रेशन और एलजेब्रा भी आपको थोड़ा सा बताती हूँ, बट आपको और गेट का मतलब समझ में आया कि अगर इन दोनों में से एक भी, और A और B में से कोई एक भी 1 है, A और B, तो भी मेरी आउटपुट Y आपकी 1 आ जाएगी। देखो यहाँ पे देखो 0 0 0 था क्योंकि कुछ भी 1 नहीं है, यहाँ पे ये 1 आ गया इसलिए आउटपुट 1, यहाँ पे ये 1 आ गया तो आउटपुट 1, यहाँ पे दोनों 1 है तो भी 1,
1 चाहिए थी, आपने 2 दे दी, कोई बात, मैं अभी भी 1 दूंगा। इसकी बुलियन एक्सप्रेशन बेसिकली क्या है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब a प्लस बी जब हम ऐड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, 0 + 1 1, 0 + 0 आपका 0 ही होता है। सिमिलरली बस आपको याद रखना 1 + 1 यहाँ पे 1 नहीं होता है, क्योंकि 2 नहीं हो सकता है ना, बाइनरी है। 1 + 1 यहाँ पे आपका 1 ही होता है, इसीलिए आपके यहाँ पे आउटपुट भी यही है। तो इसकी बुलियन एक्सप्रेशन है कि y जो होगा दैट इज इक्वल टू a प्लस बी। इन दोनों में से कोई भी एक 1 हो जाएगा तो आपका y आपका 1 अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास एंड गेट। एंड गेट क्या कहते हैं, आउटपुट तभी 1 आएगी जब दोनों इनपुट्स 1 होंगी। एंड अगर ए एंड बी 1 है, एंड तभी मैं आउटपुट को 1 दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, ए एंड बी दोनों 1 होंगे। इसका गेट का सिंबल भी याद करना बहुत ज़रूरी है, इस तरीके से आपका आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 0 था तो 0 0 और 1 था, 1 आया, बट यहाँ पे तो 0 है ना, दोनों तो 1 नहीं है तो इसलिए 0। यहाँ पे 1 0 0, जब दोनों 1 आएंगे तभी ये 1 देगा, इसका ये ट्रुथ टेबल हो जाता है। बुलियन एक्सप्रेशन की बात करूँ तो इसकी यार a डॉट बी यानी a इंटू बी। बेसिकली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है मैं आपको बता देती हूँ। 1 × 1 आपका 1 होता है, बिल्कुल जैसे नॉर्मली होती है। 1 × 1 1 होगा, 0 × 1 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो 0 आ जाता है, 0 × 0 भी आपका 0 हो जाएगा। इस तरीके से आपका आ जाता है। और गेट क्या था, जब दोनों में से कोई एक भी 1 तो मेरा आंसर 1। एंड गेट क्या है, जब दोनों 1 होंगे तभी मेरा आंसर 1। नोट गेट क्या आता है, अब नोट गेट कुछ नहीं करता है। नोट गेट बेसिकली क्या कर देता है, आउटपुट को इन्वर्स कर देता है इनपुट के, यानी मैंने 1 भेजा तो 0 भेज दो, 0 भेजा तो 1 कर दो, बस। जैसे और एंड के अंदर हमारे पास 2 इनपुट्स और एक आउटपुट थी, यहाँ पे 1 इनपुट और 1 आउटपुट है। जब भी ये आ जाए ना, इसका मतलब समझ जाओ कि आपने रिवर्स करना है। सिंपल ट्रायंगल ये आ जाए तो इसका मतलब आपकी आउटपुट जो है वो रिवर्स हो जाएगी, इन्वर्स हो जाएगी बेसिकली, ठीक है। तो 0 तो 1, 1 तो 0, बहुत सिंपल। अच्छा, अब इस इन्वर्स को हम कैसे दिखाते हैं, आउटपुट को y, ये आपकी इनपुट थी, इसका इन्वर्स का हम इस बार से दिखाते हैं। बार लग गया, इसका मतलब इन्वर्स, यानी y इज इक्वल टू a बार। a मेरा 0 हो जाएगा तो उसका इन्वर्स करके 1 आ जाएगा, a 1 है तो y 0 आ जाएगा। नेक्स्ट गेट है हमारे पास नैंड गेट, ठीक है। नैंड गेट के अंदर बेसिकली क्या है, मैंने आपको बताया, दिस इज बेसिकली एंड प्लस नोट, है ना। एंड का सिंबल ये था, नोट के लिए बस ये नोट लगा दो। ये नोट के लिए देखो, बस ये नोट ही ज़रूरी है ना। तो आप देखो, जब मैंने ये लगा दिया ना, तो आपका बस जो एंड गेट की आउटपुट थी ना, उसको रिवर्स कर दो, क्योंकि इसने जहाँ पे आ जाना है इसने सब कुछ उल्टा कर देना है काम को। तो आपने मेनली इसमें याद तो सिर्फ और सिर्फ एंड और को ही रखना है। ऐसा सा सिंबल आ जाए और है, ऐसा सा आ जाए तो एंड है, ठीक है। और यहाँ पे ये लगा आ जाए तो फिर रिवर्स कर देना है। अब नैंड गेट के अंदर आपने एंड को रिवर्स कर देना है। एंड ने क्या कहा था कि जब दोनों 1 होंगे तभी मैं 1 दूंगी, है ना। तो उसने क्या करना था, 1 पे 1 देना था, 1 0 पे 0 देना था। आप चाहे 0 0 दे दो तो भी 0 देना था। अब उसने क्या करना है, अब नोट लग गया क्योंकि उसने रिवर्स कर देना। अब 1 नहीं आएगा, अब 0 आएगा। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0। तो बेसिकली आपका नैंड गेट एक तरीके से ना और गेट के इक्विवेलेंट हो जाता है। और गेट में ऐसा था ना, आउटपुट आ रही थी। इसका लॉजिक है, एंड गेट का मैंने उल्टा कर देना है। तो 0 था, इसने वैसे देना 0 था बट 1 दिया। 0 1 में भी इसने 0 देना था बट 1 दिया। यहाँ पे इसने 1 देना था बट यहाँ पे उल्टा कर दिया 0। इसकी बुलियन एक्सप्रेशन भी इजी है। y आपकी उसकी क्या थी, एंड गेट की a डॉट बी आपकी एंड क्यों नहीं थी, इसको रिवर्स कर दो बस बार लगा के, सिंपल। ये एक यूनिवर्सल गेट है, ये मैं आपको भी लास्ट में बताऊंगी। जो आपके नैंड गेट होते हैं और नोर गेट, ये दोनों गेट्स आपके यूनिवर्सल गेट होते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों को यूज़ करके हम कोई भी लॉजिक बना सकते हैं। हम सारे गेट्स को बना सकते हैं इन दोनों को यूज़ करके। आप देखो, ये खाली गेट, इसको मैं खाली लगा दूँ तो ये और के इक्विवेलेंट था, है ना। नैंड वॉज इक्वल टू और नोर जो होगा यहाँ पे, नोर इज बेसिकली और प्लस नॉट, ये आपका एंड के बराबर हो जाएगा। ये एंड के बराबर हो जाएगा ना आपका, देखना भी। ए बी को मैंने यहाँ पर डाला, यहाँ पे y आया। बेसिकली ये और का था और ये और का रिवर्स कर दो। और में क्या था, एक भी 1 आ गया तो आपका आंसर 1 आएगा। रिवर्स करना है तो 0 आएगा, ठीक है। तो आपका इस तरीके से आपका यहाँ पे भी ट्रुथ टेबल बन जाएगा। 0 0 पे आंसर क्या आना चाहिए था, 0,
क्योंकि कुछ भी नहीं है ना, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे एक आ गया 1 आना चाहिए था बट 0 आया क्योंकि रिवर्स करना है। सिमिलरली यहाँ पे एंड सिमिलरली यहाँ पे भी 1 आना चाहिए था, 0 आ गया। इसकी बुलियन एक्सप्रेशन भी ईजी है, जो हमारी और गेट की थी वो लिखी, उसका रिवर्स कर दिया। ये भी क्या है, यूनिवर्सल गेट है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो नोर है और जो नैंड है वो आपके रिवर्सल गेट होते हैं। एक बार इसे मैं रिवाइज करवा देती हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये पॉइंट हम पहले पढ़ चुके हैं, मैंने पढ़ा दिया पुरानी वीडियो में। अच्छा, इसके अंदर देखो क्या है, रिवीजन करा रही हूँ, एक बारी ध्यान से सुनना। और गेट के अंदर ना कुछ इस तरीके का सिंबल था, यहाँ से आपका ए भी आया, ये आया है ना। इसमें आपने दोनों को ऐड करना था, ए प्लस बी को, यानी एक भी 1 तो आंसर 1। एंड कुछ ऐसा सा था, ठीक है। एंड गेट में क्या था, मल्टीप्लाई करना था, नहीं दोनों 1 होंगे तभी 1 आएगा। नोट के अंदर क्या था, बस रिवर्स कर दो, ट्राइंगल के साथ हमने लगा दिया, रिवर्स कर दिया था, बस इनवर्स। 1 आया तो 0, 0 आया तो 1। इसमें क्या था, नैंड और नोर के अंदर हमने क्या करा था, एंड के और के साथ जब मैंने ये लगा दिया तो मेरा नोर गेट बन गया, इसके साथ ये लगा दिया तो मेरा नैंड गेट बन गया। नोर गेट में क्या था, बस जो और के थे उसको रिवर्स कर दो, यानी ए प्लस बी का रिवर्स, यानी बार लगा दिया, है ना। इसमें क्या था, ए इंटू बी का रिवर्स। अब यहाँ पे ना ये दो आपकी आइडेंटिटीज़ कह लो या दो चीज़ें हैं, ये आपके बहुत काम आएंगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, इसको बता रही हूँ। ध्यान से इन दोनों को याद कर लेना, जब भी आपके पास इस तरीके से आए, ए प्लस बी है, इस पूरे के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी पूरे का रिवर्स है, ठीक है। तो हम इसको पता है किसके बराबर लिख सकते हैं, ए इनवर्स डॉट बी इनवर्स के। जब आपके पास ए डॉट बी का पूरा का इन्वर्स है तो मैं इसको लिख सकती हूँ ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स। तो बेसिकली आपके पास जब इस तरीके से आ जाए तो आपने कुछ नहीं करना, ए इनवर्स बी इनवर्स लिख लेना। अब यहाँ पे अगर प्लस है तो मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे अगर ऑलरेडी मल्टीप्लाई है तो प्लस कर दो, ठीक है। तो ये दोनों आइडेंटिटीज़ को भी ज़रूर याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये दोनों आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।